वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से एमडीएम के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं यादवेंद्र शर्मा और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रोटीन के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो अपने प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे और अपने कहा था कि प्रोटीन की जो बेसिक बातें थी उसके बारे में अपने बात की थी। आज अपना जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या अपने कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है उसके कितने टाइप है। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो नंबर एक बात इसमें क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को अपने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर एक बात क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर प्रोटीन को 3 ग्रुप्स के अंदर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे प्रोटीन को कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में, या आपने कह सकते हैं कि 3 पार्ट में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो इसका है वो है सिंपल प्रोटीन। पहला पार्ट क्या है? सिंपल प्रोटीन। अपने बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की, और नंबर 1 बात क्या है कि किसके बेस पे? उसकी केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी जो रासायनिक संरचना होती है उसके आधार पर अपने प्रोटीन को डिवाइड करते हैं। और नंबर 1 कौन सी है? सिंपल प्रोटीन। इसके बाद में जो नंबर 2 है उसको अपने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। उसके बाद में तीसरा जो इसका टाइप है उसको बोलते हैं डेरिवेट प्रोटीन। डेरिवेट प्रोटीन। तो ये 3 टाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कौन सा है? सिंपल प्रोटीन। नंबर 2 कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और नंबर 3 होता है डेरिवेट प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती है उसको अपने कह सकते हैं जटिल प्रोटीन, और जो डेरिवेट प्रोटीन होती है उसको अपने कह सकते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन, या उत्पन्न हुई जो प्रोटीन होती है उसको अपने कह सकते हैं डेरिवेट प्रोटीन। तो अब अपने इसके अंदर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल प्रोटीन। ए जो टाइप था वो है अपना सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल प्रोटीन होती है वो क्या चीज होती है और किस प्रकार से सिंपल प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऐसी प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर केवल और केवल अपने को क्या प्राप्त होते हैं? एमाइनो एसिड ही प्राप्त होते हैं। ऐसी प्रोटीन को अपने क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन कहते हैं। तो अगर अपने डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसी प्रोटीन जिसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर ओनली एमाइनो एसिड ही प्राप्त होते हैं, उसको अपने क्या कहते हैं? उसको अपने कहते हैं
सिंपल प्रोटीन उसको कहते हैं। सिंपल प्रोटीन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रोटीन जिसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने पर केवल और केवल अपने को क्या प्राप्त होते हैं, अमीनो एसिड ही प्राप्त होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। अब जो सिंपल होती है, सिंपल प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पर उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो सिंपल प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है, सिंपल प्रोटीन की मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बेस पर इसे दो भागों में अपने क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या इसको अपने क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। किसको? सिंपल प्रोटीन को। किसके बेस पे? इसकी जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पे। अब इसके दो जो टाइप हैं वो कौन से है? नंबर फर्स्ट जो टाइप होता है इसको अपने कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, या आपको इसको हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं गोलाकार प्रोटीन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गोलाकार प्रोटीन। और जो नंबर दूसरा इसका जो टाइप है इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन या तंतुवत प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, या इसको अपने क्या बोलते हैं? तंतुवत प्रोटीन भी कह सकते हैं। तंतुवत प्रोटीन, या जिसमें क्या होते हैं, फाइबर्स के रूप में जिसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है उसको अपने फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। तो सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं। अपने कल भी बात की थी और अपने कहा था कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? एमाइनो एसिड होती है। अपने ये कहा था, यानी कि अपने कहा था कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर अपने क्या करते हैं, कोई ऐसी प्रोटीन है जिसको अपने तोड़ते हैं, उसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? अपने को केवल और केवल अमीनो एसिड ही प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ और अपने को गेट नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को अपने क्या बोल देंगे? सिंपल प्रोटीन कह देंगे। ये बिल्कुल इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी। ओके, फिर अपने कहा था कि जो सिंपल प्रोटीन होती है इसकी जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है, इसकी आणविक जो संरचना होती है, उसके बेस पर फिर से क्या है, इसको कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक इसका होता है ग्लोबुलर प्रोटीन और नंबर दो कौन सा होता है? फाइब्रस प्रोटीन, या इसको अपने कहते हैं तंतुवत प्रोटीन कहते हैं। तो अब अपने इसका जो फर्स्ट टाइप था जिसको अपने कहा था ग्लोबुलर प्रोटीन, उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन, या अपन इसको कह सकते हैं गोलाकार प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, या इसको अपने क्या बोलते हैं? गोलाकार प्रोटीन अपने इसको कह सकते हैं। अब गोलाकार जो प्रोटीन होती है या जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बात करें तो नंबर एक बात क्या है कि ये स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाली प्रोटीन होती है। अगर अपने बात करते हैं स्ट्रक्चर में, नंबर एक पॉइंट क्या कहता है कि यह स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाली स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाली प्रोटीन होती है। अगर अपन बात करते हैं इसकी संरचना में कैसी होती है, देखिए जटिल अणुओं से मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसके बाद में नंबर दो क्या है कि ये जल, नमक, अम्ल, क्षार के जो घोल होते हैं उनमें घुलनशील होती है। यह है जल का जो घोल होता है, नमक, इसके बाद में क्षार और जो अम्ल होता है, इनके घोल में, अम्ल के
घोल में क्या होती है, ये घुलनशील होती है या कैसी होती है, सॉल्वेंट होती है। अगर इनको किसके सॉल्यूशन में मिलाया जाए, अगर अपने जल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या हो जाती है, सिंपल प्रोटीन आसानी से घुल जाती है। इसके बाद नमक में घुल जाती है, क्षार जो होता है उसमें घुल जाती है, अम्ल जो होता है उस अम्ल के अंदर भी क्या है, ये आसानी से घुल जाती है या इनमें घुलनशील होती है। और अपने जो विलायक होते हैं उन विलायकों के साथ में ये कोलाइडी घोल का निर्माण करती है। इसके जो सॉल्वेंट होते हैं अपने विलायकों के साथ यह कोलाइडी घोल बनाती है। और जब इसके सॉल्वेंट होते हैं, जब इसके सॉल्वेंट के साथ में इसको क्या है, घुलाया जाता है या इसको घोला जाता है, तो क्या है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देती है, तो कोलाइडी जो विलयन होता है, कोलाइडी जो घोल होता है उसका क्या करती है, ये निर्माण करती है। उसके बाद में अब इसमें नेक्स्ट बात क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो फ्लेक्सिबल न होकर के कैसे होते हैं, फोल्डेड और कुंडलित होकर क्या करते हैं, गोलाकार स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। अब ये क्या कहता है कि इसके मॉलिक्यूल फ्लेक्सिबल न होकर के फोल्डेड व कोइल्ड होकर गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं, गोलाकार संरचना का निर्माण करते हैं। आप देखो, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। गोलाकार प्रोटीन क्यों कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये कोई एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। अब एक जैसे अपने घरों में रबर जो होता है उसको आप जब खींचोगे तो वो क्या है, बढ़ जाता है, और जैसे वापस छोड़ते हो तो अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, फ्लेक्सिबल कंडीशन होगी। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबल ना होकर के किस प्रकार के हो जाते हैं, ये फोल्डेड हो जाते हैं, इस प्रकार क्या है, मुड़ जाते हैं और अपने आप पर ही क्या हो जाते हैं, ये कोइल्ड हो जाते हैं, अपने आप के ऊपर ही क्या कर लेते हैं, ये कुंडलन बना लेते हैं। और कुंडलन बनने से ये संरचना कैसी बन गई, अब गोलाकार संरचना बन गई है। इसके कारण ही इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन इसको अपने कह सकते हैं। बात समझ में आई ना कि गोलाकार प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लेक्सिबल न होकर के क्या होते हैं, फोल्डेड हो जाते हैं और अपने आप ही क्या हो जाते हैं, ये कोइल हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये कैसे हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अब ये क्या कहता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन और हाइड्रोजन बॉन्ड तथा ये क्या होते हैं, कोहेसिव या असंजत जो बल होते हैं उनके द्वारा क्या है, आपस में बंधे हुए रहते हैं। कल अपने बात की थी कि जो डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, ओलिगोपेप्टाइड है और पॉलीपेप्टाइड है। अगर आपने इससे पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखिएगा, ताकि जो पीछे का बेसिक आपने किया हुआ है वो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्या कहता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा बंधित रहते हैं। अब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है, एक तो पेप्टाइड
चेन के रूप में, पेप्टाइड चेन के द्वारा, श्रृंखला के द्वारा बंधे रहेंगे। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड काम करते हैं? हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो इसके साथ में लगा रहता है, और जो कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में असंजन बल जो होता है, वो इसके साथ में लगा रहता है, जिसके द्वारा क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या कहता है कि इसका जो विशेष महत्व जो होता है वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनके अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है? जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन का इसका विशेष महत्व मेटाबॉलिक रिएक्शन में होता है। यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं जो होती है, उपापचयी जो क्रियाएं होती है, जैसे अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उनके अंदर किस प्रकार की जो प्रोटीन होती है, तो जो गोलाकार प्रोटीन होती है या जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, उस ग्लोबुलर प्रोटीन का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि अब ये कहां कहां प्रेजेंट रहती है, तो ये सभी टाइप के जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम में प्रेजेंट रहती है। इनकी उपस्थिति की बात करते हैं, ऑकरेंस की बात करते हैं, कहां कहां पर होती है, तो ये कहां कहां पर हो सकती है, तो सभी टाइप के एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम, कुछ जो विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन में जैसे इंसुलिन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, जैसे अपने बात करते हैं हार्मोन, एग्जाम्पल इंसुलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं, उन हार्मोन के अंदर इसके अलावा जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं उन एंटीबॉडी के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो एग होता है, एग के अंदर, इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होती है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन के ही रूप में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अपने बात करते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन की बात करते हैं उसके अंदर। उसके बाद में जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन है, एचबी की जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसके अंदर भी जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है या जो गोलाकार प्रोटीन होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा क्या है ये कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन ईटीसी, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि क्या है कि सभी टाइप के, लगभग सभी टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो इससे द्वारा ही बने होते हैं। उसके बाद अपने हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हार्मोन जैसे कि इंसुलिन है और थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। इंसुलिन की अगर अपने बात करते हैं तो जो पैंक्रियाज होता है वहां से सेक्रेट होता है। जब कभी अपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर अपने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी भी इसी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। उसके अलावा जो एग के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, जैसे कि अपने एल्ब्यूमिन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन की बात करते हैं। इसके बाद में जो हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो भी इसी के द्वारा बनी होती है। उसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। अब अपने कुछ जो मेन प्रोटीन है उन प्रोटीन के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करते हैं, काफी बार आपने नाम सुना होगा। एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होती है, तो ये जल, अम्ल तथा जो क्षार होते हैं उनके घोल में कैसी होती है, घुलनशील होती है। नंबर 1 विशेषता क्या है, यह जल, अम्ल और जो क्षार होते हैं, क्षार के घोल में घुलनशील होती है। सोल्यूबल इन वाटर, एसिड एंड बेस।
जो अम्ल, जल और क्षार जो होते हैं उनके जो घोल होते हैं, उनके घोल के अंदर जो एल्ब्यूमिन होती है वो घुलनशील होती है। इसके अलावा जब ताप के साथ में इसको क्या करते हैं, अपने या गर्म जब करते हैं या जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करती है, ये थक्का बनाती है। तो 2 नंबर पॉइंट क्या है, टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, टेम्परेचर के साथ थक्का बनाती है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है, अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो उसको क्या होगी, गर्म करने के साथ में क्या करती है, थक्का बनाती है, यानी कि अपने कह सकते हैं कि वो बंध जाएगी, इकट्ठी हो जाती है उस जगह पर। ओके, तो नंबर 1 क्या था कि जल, अम्ल और क्षार के घोल में क्या होती है, घुलनशील होती है। इसके बाद में नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जब इसको अपने गर्म करते हैं तो क्या करती है, ये थक्का बनाती है। इसके अलावा ये प्लाज्मा में जो एग एल्ब्यूमिन के रूप में तथा नेचर में व्यापक रूप में प्रेजेंट रहती है। अब प्रेजेंस की बात करते हैं तो जो एग होता है, या अपने कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा में एग एल्ब्यूमिन के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा अपने नेचर में बात करते हैं तो नेचर में यह व्यापक रूप से प्रेजेंट रहती है, या अपने कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में क्या है, नेचर के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, और अगर अपने आगे बढ़े तो नंबर 2 जो अपने प्रोटीन की बात करते हैं, सिंपल प्रोटीन के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है उसकी क्या विशेषता होती है, तो नंबर 1 क्या है कि ये जल में ये भी क्या होती है, घुलनशील होती है। जल में क्या होती है, ये घुलनशील होती है। अपने कह सकते हैं कि कैसी होती है, ये वाटर सोल्यूबल होती है या जल में घुलनशील होती है। और गर्म जब करते हैं तो गर्म करने के साथ में क्या है, ये भी थक्का बनाती है। गर्म करने पर थक्का बनाती है, यानी कि क्लोटिंग इसमें हो जाती है। जब आप इसको क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे तब क्या करती है, ये क्लोटिंग करती है। इसके बाद में अब जो ब्लड प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन के साथ में क्या होती है, ये प्रेजेंट रहती है। ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन के साथ में प्रेजेंट रहती है। उपस्थिति की बात करते हैं, इससे पहले अपने एल्ब्यूमिन की बात की थी, तो अपने कहा था कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर अपने कहा था जो एग होता है, एग के अंदर भी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहती है। तो जहां पर एल्ब्यूमिन ब्लड प्लाज्मा में जब प्रेजेंट रहती है तो उसके साथ साथ में क्या होगा कि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो भी उसी के साथ में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा कहां पर हो सकता है, मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, दूध की जो पनीर होती है उस पनीर के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहती है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो आपको मिल जाती है। कहां पर मिलती है, दूध का जो पनीर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में अपने 3 नंबर की बात करते हैं। नंबर 3 पहली कौन सी थी, एल्ब्यूमिन की अपने बात की थी। नंबर 2 कौन सी थी, ग्लोबुलिन। और तीसरी जो है वो है प्रोटामिन्स। प्रोटामीन टाइप की जो प्रोटीन होती है यह जल, तनु, अम्ल और जो क्षार होता है, क्षार में कैसी होती है, घुलनशील। जल, तनु, अम्ल और जो क्षार में कैसी होती है, घुलनशील होती है, आसानी से घुल जाती है। और ये बात अपने एल्ब्यूमिन में भी बात की थी और ग्लोबुलिन के अंदर भी बात की थी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ जाता है, जब इसको अपने टेम्परेचर के साथ में गर्म करते हैं या ताप के साथ इसको ताप दिया जाता है तो क्या करती है, ये थक्का नहीं बनाती है। ताप के साथ में क्या है, जो प्रोटामीन्स होती है ये क्या करती है, क्लोट नहीं करती है या ये थक्का नहीं बनाती है। उसके बाद में
नोट में अपने यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि नेचर में प्रेजेंट यह सबसे सिंपल प्रोटीन होती है, अब देखो इसके अंदर दो नई चीजें आई है। जल अमल तनुसार की बात अपने लगातार कर ही रहे हैं और अपने स्टार्टिंग में कहा था सिंपल प्रोटीन की जब अपने बात की थी और वहां पर भी अपने कहा था कि ये तो क्या है, जल अमल तनुसार जो होता है उनमें क्या होती है, सोल्यूबल होती है, उनके अंदर घुलनशील होती है। अब ये किसके टाइप पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रोटीन के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन का ही टाइप पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसको वहां पर जो कैरेक्टर थे वो यहाँ पर कैरेक्टर अपने आप शो करता है। लेकिन डिफरेंस अब यहाँ पर कहां पर आ गया, नंबर एक बात क्या है कि जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या नहीं बनाती है, थक्का नहीं बनाती है। नंबर एक इसमें ये बात को ध्यान में रखना है। और नंबर दो क्या है कि अब से ये कंपटीशन के अंदर अपने पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे सिंपल टाइप की प्रोटीन कौन सी है, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, प्रोटामिन होना चाहिए, क्योंकि यह नेचर में प्रेजेंट सबसे सिंपल टाइप की प्रोटीन होती है। कौन सी, जो प्रोटामिन्स होती है, ये नेचर में प्रेजेंट सबसे सिंपल टाइप की प्रोटीन होती है। इसके अलावा एक और नोट इसमें है, उसको अपने ध्यान में रखना है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। स्पर्म के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो स्पर्म होगा उस स्पर्म के न्यूक्लियस अपने प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन सी प्रोटीन होती है, जो प्रोटामिन्स होती है, वो प्रोटामिन्स आपको वहां पर मिल जाती है और ये समझते हैं वहां पर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में नंबर 4 की अपने बात करते हैं। नंबर 4 जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आपने बहुत बार हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है उसका नाम आपने सुना हुआ होगा। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो या अपने जब डीएनए या क्रोमोसोम जब आपने पढ़ते हैं तो वहां पर अपने ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बहुत बार अपने सामने आती है। तो अब अपने को ध्यान में रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किस टाइप की प्रोटीन है, सिंपल टाइप की प्रोटीन है। और सिंपल टाइप की प्रोटीन के अंदर कौन सी प्रोटीन है, तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसका एग्जाम्पल होता है। अब इसमें नंबर एक बात क्या है कि ये मेनली न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। नंबर एक बात क्या है, यह मेनली न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहती है। मेनली कौन सी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, या जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक होता है उसमें प्रेजेंट रहती है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, या कोई आपके डाउट मन में आ रहा है तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आपका डाउट या आपकी जो भी बात है वो वहां पर आप लिख सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपने बात कर रहे थे हिस्टोन प्रोटीन की। अपने कहा था कि ये मेनली क्या कैसी प्रोटीन होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, यानी कि जो केंद्रक होता है उसमें प्रेजेंट रहती है। तो मेनली जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा ये इसका काम क्या होता है, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में भाग लेती है। ये जो प्रोटीन होती है ये क्या काम करती है, ये जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक होता है, केंद्रक का जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है, अपने को पता है कि अंदर जितनी भी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी किसमें होती है, क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। जब सेल डिवीजन होता है तो वहां से जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ती है। जब अपने कभी भी सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस बात का डिस्कस करेंगे डिटेल से। अभी अपने को यही ध्यान में रखना है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सी जो प्रोटीन होती है वो पार्टिसिपेट करती है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस बात को भी अपने नोट के अंदर ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जल और जो तनु खनिज लवण जो होते हैं उनके जो
घोल होते हैं उनके अंदर क्या है, ये घुल सकती है। उसके बाद में नंबर 5 जो इसका टाइप है, 5वां टाइप इसका है प्रोलामीन्स। एक अपने पढ़ा था प्रोटामीन्स और ये क्या है, प्रोलामीन्स है। तो ये इसका सेकंड टाइप है। प्रोलामीन्स की अपनी बात करते हैं तो ये जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील, ये क्या होता है, जल के अंदर घुलनशील होता है। अपने कह सकते हैं कि जो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होता है तथा तनुक्षार और तथा OH के जो घोल होते हैं उनमें भी घुलनशील होता है। तनुक्षार तथा OH के घोल जो होते हैं, घोल में भी कैसा होता है, ये सोल्यूबल होता है या अपने कह सकते हैं कि घुलनशील होता है। किसके अंदर, जो जल होता है उसमें घुलनशील होता है। इसके अलावा तनुक्षार जो है और जो OH होता है उसके जो घोल होते हैं उसमें भी कैसा होता है, घुलनशील होता है। इसके बाद में ये किस प्रकार का प्रोटीन है, तो ये मेनली जो प्लांट प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट रहता है या प्लांट में प्रेजेंट रहता है, यह मेनली प्लांट प्रोटीन होता है। ये किस प्रकार का प्रोटीन है, ये मेनली प्लांट प्रोटीन होता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसके हैं, सिंपल प्रोटीन के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसके सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो वहां पर अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, जो फाइब्रस प्रोटीन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने जिन जिन चीजों का डिस्कस किया है उसमें अपने बात कर लेते हैं, दोबारा से हल्का सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अपने पढ़ा था सिंपल प्रोटीन, अपने कहा था कि ऐसी प्रोटीन से क्या है, हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या देते हैं, वो केवल और केवल एमाइनो एसिड ही देते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन कहते हैं। फिर अपने कहा था कि जो सिंपल प्रोटीन होती है उसकी जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के बेस पर उसकी जो आणविक संरचना जो होती है उसके आधार पर अपने जो सिंपल प्रोटीन होती है उसको कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 था ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा कैसा था, फाइब्रस प्रोटीन। और अपने कहा था जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो ऐसी प्रोटीन होती है जिसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लेक्सिबल न होकर के कैसे होते हैं, फोल्डेड होते हैं और वो कोइल होकर क्या है, गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। और अपने कहा था कि इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है उनका जो इंपॉर्टेंस होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है उनके अंदर इनका इंपॉर्टेंस होता है। और इसके जो एग्जाम्पल अपने कहा था एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, हिस्टोन प्रोटीन है, HB की जो प्रोटीन होती है, एग एल्ब्यूमिन जो होती है, ये सारी जो प्रोटीन होती है अपने कहते हैं एंटीबॉडी जो है वो किसके सारे एग्जांपल थे, वो सारे के सारे जो सिंपल प्रोटीन की जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है उसके एग्जांपल थे। जैसे ही अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां पर अपने फाइब्रस प्रोटीन और जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।